हाँ जी गाइज, तो गाइज जैसा कि आपको पता ही है, हमने इंडियन पिनल कोड के लेक्चर शुरू किए थे जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस कर चुके हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की हमारी वीडियो जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम में चाहे आप LLB के एग्जाम दे रहे हो, BLLB के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक है। आपको इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जुरिसडिक्शन के ऊपर कि आईपीसी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है, आईपीसी किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है, आईपीसी की जुरिसडिक्शन क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जहां भी। और गाइज आपको पता ही है, अगर नहीं पता बता देता हूं, हमारा अपना ब्लॉगिंग चैनल भी है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस। तो प्लीज़ उसको जाएं, प्यार दें। उसमें बड़े कम सब्सक्राइबर हुए हैं और काफ़ी 1 साल होने लग पड़ा चैनल को, लेकिन सब्सक्राइबर अब तक बड़े कम हैं। तो प्लीज़ आप प्यार दीजिए, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं जुरिसडिक्शन की बात करूं या आईपीसी की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 1 से लेकर 5 है वो एप्लीकेबिलिटी से ही डील करता है। जिसमें कि सेक्शन 1 जो है वो बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, जो आपको पता होगा। सेक्शन 1 जो है वो आईपीसी के नाम के बारे में बताता है कि इसका नेम क्या रहेगा और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी। सिंपली तो ये बोलता है कि आईपीसी जो है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होगा और इसका नाम जो है इंडियन पिनल कोड रहेगा। इसको इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाएगा और ये पूरे भारत में अप्लाई होगा। इवन दो 5 अगस्त 2019 से पहले आईपीसी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होती थी। तब आईपीसी पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में अप्लाई होती थी। आईपीसी वाज अप्लाइंग टू होल ऑफ द इंडिया बट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तब जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होती थी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से आईपीसी वहां अप्लाई नहीं होती थी, वहां पे आरपीसी अप्लाई होती थी, रणवीर पैनल कोड, आरपीसी। पर अब पूरे इंडिया में ही आईपीसी अप्लाई होती है, जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी को अप्लाई किया जाता है। ये बात होगी सेक्शन 1 की। अब हम सेक्शन 2, 3, 4 और 5 को डिस्कस कर लेते हैं। गाइज ये तो हमने सिंपली बात करी आर्टिकल सेक्शन 1 क्या बोलता है इंडियन पिनल कोड का, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। तो जुरिसडिक्शन का सिंपल सा मतलब होता है पावर ऑफ द कोर्ट। पावर ऑफ द कोर्ट, पावर क्या है कोर्ट की, कोर्ट क्या क्या केसेस सुन सकता है, आईपीसी की पावर क्या है, आईपीसी किस किस के ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो अगर मैं जुरिसडिक्शन की बात करूं तो जुरिसडिक्शन जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। पहले हो सकती है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, दूसरी हो सकती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। दूसरी क्या हो सकती है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि आईपीसी जो है वो विद इन इंडिया, जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है वहां पे अप्लाई होगी। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि जो टेरिटरी इंडिया की नहीं है वहां भी आईपीसी अप्लाई हो सकती है। तो जो अगर मैं बात करूं आईपीसी के सेक्शन 2 की, ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से डील करता है। ये बताता है कि जितना भी इंडिया का टेरिटरी है वहां पे आईपीसी अप्लाई होगी, इंडिया में रहने वाले लोगों के ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी जो इंडिया में रहते हैं। और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है ये सेक्शन 3 और 4 से डील करता है। इसमें बताया गया है कि इंडिया के बाहर भी आईपीसी अप्लाई हो सकती है। इंडिया के बाहर भी आईपीसी अप्लाई हो सकती है। आईपीसी अप्लाई हो सकती का मतलब ये है कि इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं तब भी कई केसेस में आईपीसी अप्लाई हो सकती है, वहां भी आईपीसी अप्लाई हो सकती है। पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होती है। देखिए गाइज, अगर अच्छे से समझ ना हो तो लेक्चर बड़ा हो जाता है। तो अगर लेक्चर बड़ा हो तो आप सपोर्ट किया करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट किया करें। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं लेक्चर बहुत लंबा होता है, मन नहीं करता देखने का, खोलने का। तो लेक्चर लंबा इसलिए होता है कि आपको समझ आ जाए, वरना मैं आपको शॉर्ट में बता दूं 5 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो सकता है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि आप जो है अंडरस्टैंड करो, चीजों को अच्छे से समझो। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होती है और फिर हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होती है। आ जाओ गाइस, अब इसको पढ़ लेते हैं।
हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम सेक्शन 2 को समझेंगे कि 2 क्या बोलता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है। ये सिंपल सी भाषा में बोलता है कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें कोई भी अगर ऑफेंस होता है, कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करता है तो उस व्यक्ति को आईपीसी के अंदर सजा मिलेगी। सिंपल सी बात यही बोलता है। एग्जाम्पल भी दे देता हूं, अगर इंडिया की टेरिटरी में मैं ऑफेंस करता हूं तो मुझे आईपीसी के अंदर सजा मिलेगी। अगर कोई अमेरिका का अंग्रेज आकर यहां ऑफेंस करता है तो उसको भी सजा मिलेगी। मतलब हर व्यक्ति को इंडिया की टेरिटरी में ऑफेंस करने के लिए सजा मिलेगी, तो मिलेगी ही मिलेगी। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें आपको बड़ा समझ आएगा, ध्यान से सुनना। तो यहां लिखा गया सबसे पहले कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब जो विद इन इंडिया है, जो इंडियन टेरिटरी है, उसमें कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी, उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। दिस कोड मतलब आईपीसी। तो पहली बात कर रहा है, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एवरी पर्सन का मतलब क्या है, इंडियन सिटीजन भी और फॉरेनर भी। एवरी पर्सन मतलब बोथ इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों की बात कर रहा है। यहां पे एवरी सिटीजन वर्ड नहीं लिखा गया, एवरी पर्सन वर्ड लिखा गया। पर्सन बहुत बड़ा वाइड डेफिनेशन है। पर्सन में इंडियन सिटीजन भी आएगा, फॉरेनर भी आएगा। तो जो भी इंडियन सिटीजन है और फॉरेनर है उसे पनिशमेंट के लिए लायबल किया जाएगा अंडर दिस कोड। अंडर दिस कोड मतलब इस कोड के अंदर, मतलब आईपीसी के अंदर उसको लायबल किया जाएगा, एंड नॉट अदरवाइज, और नहीं लायबल किया जाएगा कहीं भी। क्यों लायबल किया जाएगा, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ। उस बंदे को हर एक्ट और ओमिशन के लिए लायबल किया जाएगा जो इस एक्ट के कंट्रेरी हैं। मतलब आईपीसी के अंदर 511 सेक्शन दे रखी है, ऑफ दिस कोड में 511 सेक्शन आईपीसी के अंदर दे रखी हैं। तो अगर उन सेक्शन का वायलेशन करते हुए कोई भी बंदा कोई भी ऑफेंस करता है, कोई एक्ट करता है, एक्ट मतलब अनलॉफुल एक्ट करता है, या कोई ओमिशन करता है। ओमिशन और एक्ट और ओमिशन के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने एसेंशियल ऑफ क्राइम कराए थे, व्हाट इज क्राइम कराया था, मीनिंग ऑफ क्राइम कराया था, वहां अच्छे से बताया था। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि अनलॉफुल एक्ट है, जो भी कोई एक्ट करता है या ओमिशन करता है जिससे कि वो आईपीसी के प्रोविजन का वायलेशन करता है, तो उस बंदे को आईपीसी के अंडर लायबल किया जाएगा, फिर चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो फॉरेनर हो, कोई भी हो। पर बात ये है कि उसको गिल्टी तभी किया जाएगा जब वो विद इन इंडिया ऑफेंस करता है, विद इन इंडिया। तो विद इन इंडिया का मतलब क्या है सर विद इन इंडिया में क्या क्या आएगा? तो विद इन इंडिया में क्या आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत वाइड डेफिनेशन है विद इन इंडिया की। पहली बात तो विद इन इंडिया में आ जाएगा जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है, जितना भी एरिया जो हमें दिख रहा है। मैं जमीन में खड़ा हूं, जम्मू कश्मीर हमारे अंडर आता है, महाराष्ट्र आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जितना भी एरिया है ना वो विद इन इंडिया माना जाएगा, वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि जितने भी माउंटेन्स हैं वो भी विद इन इंडिया माना जाएगा, वो भी इंडिया की टेरिटरी ही मानी जाएगी। जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी लेक हैं, रिवर्स हैं, वो भी विद इन इंडिया ही माना जाएगा, इंडिया की टेरिटरी ही मानी जाएगी। जितने भी इंडिया टेरिटरी के अंदर जो जमीन खोद कर जो अंदर की जमीन है वो भी इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी। मान लो मिनरल्स हैं, मान लो माइंस हैं, खोद के कोई भी अंदर ऑफेंस हो जाता है वहां पे, वो भी इंडियन टेरिटरी ही मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक नेपाल का बंदा है, वो उनको काम दे रखा है जमीन खोदने का, मतलब माइंस में वो काम करते हैं। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने ज़मीन खोदी और नेपाल के बंदे का कोई पंगा पड़ गया, इंडिया के साथ लड़ाई होगी और नेपाल के बंदे ने इंडिया के सिटीजन की डेथ कोज कर दी, मर्डर कर दिया। तो उस नेपाल के बंदे के ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी, क्योंकि वो पहली बात तो फॉरेनर है मान लो, दूसरी बात वो विद इन इंडिया ऑफेंस कर रहा है। जमीन के अंदर की जो जमीन है इसके अंदर की जगह, जो अंदर वाली जो चीज़ है वो भी इंडिया ही मानी जाएगी। या एयर स्पेस जो है, जो मतलब ये जमीन है इसके ऊपर का जो एयर स्पेस है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर का एयर स्पेस, पंजाब के ऊपर का एयर स्पेस, वो भी विद इन इंडिया ही माना जाएगा। अगर वहां भी कोई ऑफेंस होता है तो वो भी इंडियन टेरिटरी ही मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हवाई जहाज जा रहा है, वो हवाई जहाज जहां मर्जी का है हमें नहीं मतलब, पर उस हवाई जहाज के ऊपर कोई ऑफेंस हो जाता है, मर्डर हो जाता है, और जब मर्डर हुआ तो वो हवाई जहाज इंडिया की टेरिटरी से जा रहा था, दिल्ली से होते हुए जा रहा था। तो जब मर्डर हुआ तो दिल्ली से होते हुए जा रहा था, मतलब वो जो मर्डर हुआ है वो पनिशेबल है अंडर आईपीसी 302। तो जिन लोगों ने मर्डर किया, जिनके भी मर्डर हुआ, तो उनके ऊपर आईपीसी हमारी अप्लाई हो जाएगी।
तो यही सेक्शन 2 बोलता है। सेक्शन 2 बोलता है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कि विद इन इंडिया कोई भी ऑफेंस होता है तो जो बंदा ऑफेंस करता है वो चाहे इंडिया का सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी, उसे आईपीसी के अंडर लाइबल किया जाएगा और पनिशमेंट भी आईपीसी के अंडर दी जाएगी। बस बात यह है कि जो उसने एक्ट किया है वो अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए, वो आईपीसी के अंडर प्रोहिबिट किया होना चाहिए। ये सेक्शन 2 बोलता है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कि विद इन टेरिटरी कोई भी ऑफेंस हुआ। विद इन इंडिया में मैंने आपको बता दिया, एयर स्पेस हो गया, जमीन के अंदर की जगह होगी, जमीन हो गई, फिर कोई माउंटेन्स हो गए, कोई रिवर्स होगी, लेक होगी। और अगर मैं समुद्र की बात करूं, वहां पे 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी। जैसे मान लो समुद्र के बाद जो है समुद्र शुरू हो गया, समुद्र के बाद आगे दूसरा देश आ रहा है श्रीलंका, तो समुद्र शुरू हो गया ना, तो जो 12 नॉटिकल माइल तक की जो जमीन होगी वो इंडिया की मानी जाएगी। और वहां पे कोई भी ऑफेंस होता है तो उन लोगों के ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी। इंडिया की टेरिटरी में चाहे ऑफेंस फॉरेनर ने किया है, इंडियन सिटीजन ने किया है, आईपीसी अप्लाई होगी। चाहे फॉरेनर ने फॉरेनर के अगेंस्ट किया है या इंडियन ने इंडियन के अगेंस्ट किया है, आईपीसी अप्लाई होगी। यहाँ पर आईपीसी अप्लाई होगी ही होगी। तो ये हो गया इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का फंडा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर लेते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लो 2 फॉरेनर हैं, एक इंग्लैंड का एक अमेरिका का है, वो इंडिया में आए, इंडिया की टेरिटरी में आ गए, वो उन्होंने इंडिया में आके ऑफेंस किया, एक दूसरे को मारा, और मान लो अमेरिकन ने इंग्लैंड वाले को मार दिया जान से, तो ये दोनों फॉरेनर थे ना, फिर भी इनके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी क्योंकि ऑफेंस विद इन इंडिया हुआ है। तो जो भी विद इन इंडिया ऑफेंस करेगा आईपीसी अप्लाई होगी, आईपीसी की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, फिर 4 की, मतलब हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप अपने पास बेज एक्ट रखो, आपको समझा देगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तो आईपीसी के जो सेक्शन 3 है और 4 है, ये दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से डील करते हैं। 3 जो है ये भी डील करता है, 4 भी डील करता है, दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात ही करते हैं। पहले हम 3 की बात करते हैं। 3 सिंपल सी भाषा में ये बोलता है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, अगर वो इंडिया से बाहर जाकर कहीं भी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी। ये आईपीसी की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मानी जाएगी। मान लो मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, इंडिया का सिटीजन हूं, मैं अमेरिका जाता हूं, अमेरिका जाकर मैं कोई ऑफेंस कर देता हूं। ऑफेंस का मतलब है कि वो जो मैं कर रहा हूं ना वो इंडिया में ऑफेंस भी है। जैसे मैं अमेरिका गया, वहां जाके मैंने मर्डर कर दिया, अब मर्डर इंडिया में ऑफेंस भी है तो मेरे ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी। मैं अमेरिका गया, अमेरिका जाके मैंने एडल्ट्री की, अब एडल्ट्री इंडिया में ऑफेंस नहीं रहा है, पहले होता था अब नहीं रहा है, तो मेरे ऊपर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी, तब नहीं होगी। मतलब जो मैं वहां जाके कार्य करता हूं, एक्ट करता हूं, वो एक ऑफेंस होना चाहिए इंडिया में। तो अगर इंडिया का सिटीजन कोई भी इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया से बाहर जहां भी जाता पूरे वर्ल्ड में, इवन स्पेस में चला जाएगा, तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इसको बोला जाएगा। और सेक्शन 3 ये बात बोलता है। देखो सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्रीटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 बोलता है कि उन ऑफेंसेस को पनिश करने की बात करता है जो इंडिया के बाहर किए गए हैं, बियॉन्ड किए गए हैं, इंडिया के बाहर जाके किए गए हैं, पर उनको इंडिया के अंदर मतलब लाइबल किया जा सकता है, बट विच मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, उनको इंडिया के अंदर लाइबल ट्राई किया जा सकता है। अंदर ट्राई किया जा सकता है का मतलब क्या हुआ कि वो चीजें इंडिया में भी ऑफेंस है, जो इंडिया के बाहर किया गया ऑफेंस, मान लो कोई कार्य किया गया वो अमेरिका में ऑफेंस है, इंडिया में है ही नहीं, तब आईपीसी अप्लाई नहीं होगी उस बंदे के ऊपर। वो इंडिया में ऑफेंस होना भी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी आपको, यहां लिखा गया एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। बड़ी सिंपल बात बोली हुई है कि एनी पर्सन, यहां एनी पर्सन का मतलब कोई फॉरेनर और सिटीजन नहीं है, यहाँ एनी पर्सन मतलब इंडियन सिटीजन ही है। एनी पर्सन आगे लिखो ना, लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ। अब कोई पर्सन इंडियन लॉ के द्वारा लाइबल हो सकता है, तो वो इंडियन ही होते हैं जो जनरली इंडियन लॉ के द्वारा लाइबल होंगे। तो मतलब कोई भी इंडिया का व्यक्ति है, वो इंडिया से बाहर जाके कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी और उसे ऐसे ट्राई किया जाएगा जैसे कि उसने इंडिया के अंदर रखकर ऑफेंस किया है। ये सेक्शन 3 बोलता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे YouTube पे लंबा लेक्चर लो, तो आप लोग ही कमेंट करते हैं, आप लोग ही बोलते हैं बहुत लंबा था, समझ नहीं आया, मतलब मजा नहीं आया पढ़ने का, छोटा लेक्चर बनाओ सर। तो यहाँ लंबा नहीं बता सकता मैं, आप हमारे पेड लेक्चर ले सकते हैं। हमने आईपीसी पूरी अच्छे से कवर की है पेड लेक्चर में,
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9816492276 9814926276। आप इस पर मैसेज करें, आपको पेड लेक्चर मिल जाएंगे और बड़े अच्छी तरीके से समझाएगा आपको। अगर आप सच में आईपीसी पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा। तो हमने आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, टीपीए, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ, जितने भी लॉ हैं हमने मैक्सिमम के रिवीजन सेशन भी बनाए हैं। रिवीजन सेशन का मतलब है कि पूरा का पूरा सिलेबस हम 3-4 घंटे में कवर कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, 4-5 घंटे में कवर कर देते हैं। तो अगर आप एलएलबी, बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं और आपने पूरा साल नहीं पढ़ा है, पूरे 6 महीने नहीं पढ़ा है और आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें याद करें, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारे पेड कोर्सेज खरीदें, आपको बहुत फायदा होगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तब भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तभी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको अच्छे से पूरे का पूरे कोर्स मिल जाएंगे और आप बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे सारा का सारा कोर्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका लॉ का है। और अगर आप हमारे से नोट्स लेना चाहते हैं, बड़ी ही सिंपल भाषा में हमने नोट्स बनाए हैं आईपीसी के, बहुत इजी लैंग्वेज में, हर इंसान समझ जाएगा, इजीली वो अंडरस्टैंड कर लेगा। तो हमें आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आप हमसे पेड नोट्स ले सकते हैं, बड़े रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आगे शुरू करते हैं। सेक्शन 3 हमारा ये खत्म हो गया। इतना सेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया के बाहर जाके जहां मर्जी क्राइम कर दे, तो अगर वो भी इंडिया में वो क्राइम जो है, वो चीज जो उसने एक्ट किया है, वो इंडिया में भी अगर क्राइम है, तो उसको इंडिया में लाइबल किया जा सकता है। आईपीसी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उसने विद इन इंडिया ही ऑफेंस किया हुआ है, ये मान लिया जाएगा। विद इन इंडिया किया हुआ मतलब उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई हो जाएगी। अब सेक्शन 4 को हम पढ़ लेते हैं एक बार, 4 क्या बोलता है। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम सेक्शन 4 को समझेंगे, सेक्शन 4 क्या बोलता है। तो गाइस अगर मैं सेक्शन 4 की बात करूं, तो ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से ही डील करता है। और जो ये सेक्शन है, इसमें 3 और 4 में कोई फर्क नहीं है। 3 जो है एक सिंपल सेक्शन था जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता था, जो बोलता था कि अगर इंडिया का सिटीजन पूरे वर्ल्ड में इंडिया के बाहर जाकर जहां मर्जी ऑफेंस कर दे, उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी, ये बोलता था। ये जो सेक्शन 4 है वो कुछ चीजों को एक्सटेंड कर देता है, मतलब इसकी एक्सटेंशन बढ़ा देता है, चीजों को बढ़ा देता है, स्पेसिफिकली कुछ चीजें बता देता है जहां पे आईपीसी अप्लाई होगी। तो जो सबसे पहली चीज है, इसका नाम ही लग रहा है पता, एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, मतलब कोड जो आईपीसी है उसके एक्सटेंशन की बात कर रहा है ये, कि आईपीसी कैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आईपीसी कैसे अप्लाई होगी, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटरी में कोई ऑफेंस हो जाए तो, इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस हो जाए तो जो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास बेयर एक्ट होगा, यहां लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। पहले पॉइंट में सिंपल सी बात बोल दी गई है कि आईपीसी उस इंडिया के सिटीजन के ऊपर अप्लाई होगी जो इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर जाकर जहां मर्जी पूरे वर्ल्ड में, चाहे यूके में, यूएसए में, चाइना में, जहां भी मर्जी ऑफेंस करेगा तो आईपीसी अप्लाई होगी। पहले पॉइंट में ये बात बोली है और यही सेम बात सेक्शन 3 में भी बोली गई है, कोई डिफरेंस नहीं है, यही बात बोली गई है। दूसरे में क्या, दूसरे पॉइंट में क्या बोल दिया, दूसरे पॉइंट में बोल दिया एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि आईपीसी जो है वो हर शिप पे अप्लाई होगी, मतलब शिप में जो बंदे काम कर रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी, या कोई एयरक्राफ्ट है, कोई हवाई जहाज है, उसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी अगर वो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये जो दूसरा पॉइंट बोला ना, ये मेनली एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन से डील करता है। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कोई शिप है, एक शिप है, ये शिप है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये इंडियन शिप है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो अगर इस शिप में कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी बंदे ऑफेंस करते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो एक इंडिया का एक फॉरेनर है, इस शिप में अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो ये शिप चाहे पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी हो, चाहे ये अमेरिका में हो, चाहे ये यूके में हो, चाहे ये प्रशांत महासागर में हो, जहां मर्जी हो, अगर ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया का फ्लैग यहाँ लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जो भी ऑफेंस होगा उसके उन बंदों के ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी, वो बंदे आईपीसी की जुरिसडिक्शन के अंडर आ जाएंगे और आईपीसी के अंडर उनको लायबल किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट बोलता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। तो ये भी बात यही बोलता है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा है, यूके में बैठा है, चाइना में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, पर वहां बैठकर इंडिया के जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है, कंप्यूटर है, उनको लोकेट कर रहा है
उनको टारगेट कर रहा है, जो इंडिया में लोकेट करते हैं ना कंप्यूटर रिसोर्स, उनको टारगेट कर रहा है। जैसे मान लो पाकिस्तान में एक बंदा बैठा है, हैकर है, वो इंडिया के जो मेन कंप्यूटर्स हैं हमारे फाइनेंस को लेकर कंप्यूटर हैं, अकाउंट्स को लेकर इंडिया में जो इंडिया के अपने वित्त होते हैं उनको लेकर है, या कोई आर्मी को लेकर है, कुछ भी है, मतलब उनको टारगेट किया जा रहा है। या उनको छोड़ो, कोई सिंपल इंडिविजुअल के जो कंप्यूटर है, कोई बड़ा मुकेश अंबानी है, उनका कोई अपनी आइडिया, उनको हैक किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा किया जा रहा है। मतलब अगर इंडिया में जो कंप्यूटर स्थित हैं उनको कोई बंदा हैक करने की कोशिश करता है, जो बंदा इंडिया के बाहर रह रहा है कहीं भी, तो वो भी आईपीसी के अंडर आ जाएगा। बाकी जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। तो जो वर्ड ऑफेंस है उसका मतलब पता क्या है कि वो सारे के सारे एक्ट जिनको करने के बाद इंडिया में पनिशमेंट मिले। अगर कोई एक्ट आपने बाहर किया, वो बाहर ऑफेंस है, पर वो इंडिया में ऑफेंस नहीं है, इंडिया में करने पे पनिशमेंट नहीं मिलती है, तो आपको आपके ऊपर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। ये बात जो पहला एक्सप्लेनेशन है, पहली ए, वो बता रही है कि द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स, ऑफेंस में क्या आएगा, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड विद इन इंडिया वुड बी पनिशेबल। अगर वो इंडिया में किए जाते पनिशेबल होते, और वो इंडिया में नहीं किए जाते पनिशेबल नहीं होते, तो ऑफेंस भी नहीं माने जाएंगे, वो एक्ट उनको ऑफेंस भी नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या है, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लोज के ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। तो जो कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब क्या, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हमने पढ़ा ऊपर ना, तो कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब क्या है, कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज के में जो कंप्यूटर रिसोर्सेज बता रखी हैं, तो वही यहाँ कंप्यूटर रिसोर्सेज है, वही कंप्यूटर रिसोर्सेज का मीनिंग यहाँ है। तो आई होप आपको सेक्शन 3 भी समझ आ गया है। इसके बाद सेक्शन 5 सिंपल सी बात बोलता है कि आईपीसी जो है वो कई लॉज को वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी। मतलब जो लोकल लॉ हैं, स्पेशल लॉ हैं, जो लोकल लॉ बनाए हैं किसी एरिया के लिए, स्पेशली लॉ बनाए हैं, उनकी अगर उनमें जो आईपीसी में मटेरियल दे रखा है, आईपीसी में जो मटेरियल दे रखा है उनमें भी दे रखा है, तो अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो लोकल लॉ या स्पेशल लॉ प्रिवेल करेंगे, उनकी ज़्यादा वैल्यू होगी, आईपीसी की वैल्यू नहीं होगी। जैसे मान लो एंटी करप्शन एक्ट बना हुआ है, करप्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजन आईपीसी में दे रखी हैं, पर इसके लिए स्पेशल लॉ भी बना हुआ है। तो जो भी अब बंदे के ऊपर ट्रायल चलेगा, पनिशमेंट होगी, वो स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग होगी, आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि छोटे बच्चों के ऑफेंस कर देते हैं कोई, उनकी पनिशमेंट आईपीसी में दी हुई है, ऐसी बात नहीं है। पर एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 स्पेशल लॉ बना हुआ है, तो अगर कोई भी छोटे बच्चे ऑफेंस करते हैं तो उनके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लगेगा, आईपीसी नहीं लगेगी। क्योंकि जो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ होते हैं, स्पेशल लॉ जो स्पेशल मुद्दों में बनाए जाते हैं, जैसे करप्शन के ऊपर बना दिया, जैसे वुमेन के लिए प्रेगनेंसी के ऊपर बना दिया, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना दिया था 1971 का, जो स्पेशल लॉ स्पेशल मुद्दों के लिए बनाए गए हैं। और लोकल लॉ जो लोकल लेवल बनाए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश जो है इसमें अपने लोकल लेवल पे लॉ बने हैं, वैसे हरियाणा के बने हैं, वैसे पंजाब के बने हैं। तो अगर लोकल लॉ और स्पेशल लॉ की बात आ जाए तो वो हमेशा प्रिवेल करेंगे, आईपीसी नीचे रहेगी। मतलब अगर कुछ मैटर आईपीसी में भी दिए हैं और लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में भी दिए हैं, तो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ को माना जाएगा, आईपीसी को तो नहीं माना जाएगा। सेक्शन 5 ये बात बोलता है। और जो आर्मी मैन है, जो आर्मी पर्सन है, उनके लिए भी स्पेशल लॉ ही बने होते हैं। आर्मी जो है उनका जो केस चलता है वो आपको पता है कोर्ट मार्शल होता है, तो उनके ऊपर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। जो नेवी में काम करते हैं, जो सेलर्स हैं, जो एयरमैन हैं, सोल्जर हैं, उनके ऊपर भी आईपीसी अप्लाई नहीं होगी, बल्कि उनके लिए अपने लॉ बने होते हैं स्पेशल लॉ, वही अप्लाई होंगे। तो ये 5 बोलता है। आई होप आपको सेक्शन 2-3 जो मेन है, 3-4 तो हमने कर लिया, मैंने बोला 4 खत्म हो गया, 4 तो हमने कर लिया, मैं थोड़ा ये 4 हमने कर लिया, उसके बाद हमने 5 भी कर लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूँगा, वो आपने उसके आंसर देने हैं, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को अपने। तो गाइज अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई फॉरेनर है, वो फॉरेन कंट्री में कोई ऑफेंस करता है, फॉरेनर है, फॉरेन कंट्री में ऑफेंस कर रहा है, और उसके बाद वो इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है। तो क्या इंडिया की सिटीजनशिप लेने के बाद उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी या नहीं होगी? तो इसका आंसर है नहीं होगी, नो नहीं होगी। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण 1955 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये बात बोली गई थी कि अगर कोई भी फॉरेनर जो है वो फॉरेन कंट्री में ऑफेंस करता है और बाद में इंडिया में आ जाता है, इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसको आईपीसी के अंदर ट्रायल नहीं किया जा सकता। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ इंडियन कमिट्स ऑफेंस एंड देयर आफ्टर टेक सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री,
तो मतलब अगर इंडिया का कोई बंदा है, वो इंडिया में ऑफेंस करता है और बाहर भाग जाता है और बाहर जाके मान लो अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता है, तो क्या उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी? तो यस, बिल्कुल होगी। ये बात याद रखना, बिल्कुल होगी। तो आई होप आपको गाइस समझ आ गया हो कि हमने आज डिस्कस किया टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि कम टाइम में आपको सारा सेक्शन क्लियर हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और अगर आप हमारे पेड वीडियोस लेना चाहते हैं तो यहाँ मैसेज करें। और आप इन सारी चीज़ों को सिंपल भाषा में अगर नोट्स लेना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ये भी पेड रहेंगे। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप में। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे लव विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज का नाम है लव विद ट्विंस, उसको फॉलो नहीं किया है, उसको फॉलो कर लें। वहाँ पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, कोई कुछ ही पूछना हो वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। तो हमें फॉलो कर लें। हमारा अपना चैनल भी है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस। दूसरा चैनल है हमारा ब्लॉग विद ट्विंस के नाम से, जहाँ पे हम लाइफ के डेली ब्लॉग्स डालते हैं। तो इसको भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और प्यार दें अपना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर मैं यही लेक्चर अगर आपको मैं पर्सनली पढ़ाता तो इस लेक्चर को कम से कम 2 घंटे लगने थे पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छे समझाना था, आपके हर एक क्वेश्चन क्लियर होने थे और काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ते। तो यहाँ पे यूट्यूब में बड़ी लंबी वीडियो बना नहीं सकते, क्योंकि बना दें तो आपको अच्छी नहीं लगती है। फिर भी वीडियो लंबी बन ही गई है मेरी, पर मैं आशा करता हूँ आप इसको प्यार देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में।